हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 10 दिसंबर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट डोज यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल गलियारे के जमीनी सर्वेक्षण करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा? इसका राइट आंसर है लिडार तकनीक। अब समझते हैं क्या है ये लिडार तकनीक और क्या भारत में पहली बार इसका प्रयोग किया जा रहा है, क्या ये भारत के लिए बहुत उपयोगी है। ध्यान से सुनिएगा, पहला पॉइंट तो ध्यान रखिएगा, ये जो लिडार तकनीक है वो एक्चुअली में रेडियो वेव से संबंधित तकनीक है। और रेडियो वेव से संबंधित 3 प्रकार की मुख्यतः तकनीकें होती हैं। एक तो होता है आपका RADAR रडार टेक्नोलॉजी, जिसे आपका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग कहा जाता है। दूसरा है आपका सोनार टेक्नोलॉजी। इस सोनार टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग समुद्र में करते हैं, जिसे बोला जाता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और तीसरा है आपका लिडार टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। ये जो लिडार है इसको कहा जाता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली और वाराणसी हाई स्पीड रेल गलियारे का जो लैंड सर्वे किया जाएगा, यानी भूमि का जो सर्वेक्षण किया जाएगा, इसके लिए आपका इसी लिडार यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग का प्रयोग होगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अब समझते हैं कैसे प्रयोग होता है इस लिडार तकनीक का, ठीक है ना। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, इस लिडार तकनीक का प्रयोग हेलीकॉप्टर के माध्यम से किया जाता है। आप सामने तस्वीर में देख रहे होंगे। अब होता क्या है, जब आपका कहीं पर भी सर्वे करना है, चाहे वो सड़क आपका निर्माण कराना हो या चाहे आपका रेलवे पटरियों को बिछाने से संबंधित आपका सर्वे हो, ठीक है ना। अब ये जो लिडार तकनीक है, इसका हेलीकॉप्टर के माध्यम से जब प्रयोग किया जाता है तो लिडार आपका जब नीचे अपने वेव्स छोड़ता है तो वो दोनों तरफ से निकलती है। इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। जब ये दोनों तरफ से निकलती हैं तो आपका ये क्या करते हैं, नीचे के जितनी भी तस्वीरें होती हैं, ठीक है ना, चाहे वो ज़मीन की तस्वीर हो, पहाड़ की तस्वीर हो, पेड़ पौधों की तस्वीर हो, या आपका जो है समुद्र की तस्वीर हो या नदियों की तस्वीर हो, उनकी तस्वीर क्या कर लेती है, इन वेव्स के माध्यम से, लिडार के माध्यम से कैप्चर कर लेती है। और आपका ध्यान रखिएगा, जब ये कैप्चर कर लेती है तो हमें आपका मैप बनाने में या उसका आपका पूरा का पूरा डिज़ाइन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। एक हिसाब से पूरा का पूरा जो डिज़ाइन है वो इसी के द्वारा कम से कम समय में तैयार कर दिया जाता है। यानी कहने का मतलब, जिस एरिया में हमको क्या बनानी हो, सड़क बनानी हो या ट्रेन बनानी हो, आपका ट्रेन के लिए पटरी बनानी हो, तो ऐसे एरियाज में आपका हेलीकॉप्टर के माध्यम से आपका क्या किया जाता है, लिडार के माध्यम से सर्वे किया जाता है। और ये पूरा का पूरा तस्वीरें आपका क्या कर लेती है, कैप्चर कर लेती है। पूरे के पूरे मैप को क्या कर देती है, आपका कैप्चर कर लेती है। तो ऐसे सिचुएशन में कम से कम दिनों में हम लोग क्या कर लेते हैं, पूरा का पूरा एरिया का सर्वे कर लेते हैं। जबकि इससे पहले सर्वे करने में हमको सालों लग जाते थे, कभी कभी तो 5-5, 10-10 साल भी आपका एक रेलवे के निर्माण में या आपका सड़क के निर्माण में, सर्वे में हमको लग जाता था। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बहुत चंद दिनों में ही क्या कर लेता है, सर्वे कर लेता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब आपका होता क्या है कि जब ये ज़मीन से टकराती है तो उसे दोस्तों आपका ग्राफिक लिडार कहते हैं, यानी टोपोग्राफिक लिडार। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। फिर से मैं इसको रिवाइज करता हूं कि जब आपका इसकी जो वेव्स होती हैं वो दोनों तरफ से निकलती हैं और जब ज़मीन पर टकराती हैं तो इसको आपका टोपोग्राफिक लिडार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टोपोग्राफिक लिडार। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब ये वेव्स आपका कहाँ टकराती हैं,
पानी में टकराती हैं तो उसे आपका बैथीमेट्रिक लिडार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैथीमेट्रिक लिडार। इस पॉइंट को दोस्तों नोट कर लीजिएगा। कभी सवाल इस तरीके से आ सकता है कि आपका जब लिडार की जो वेव्स होती हैं वो ज़मीन पर टकराती हैं तो इसे क्या कहा जाता है, और जब आपका पानी में टकराती हैं तो इसे क्या कहा जाता है। इस तरीके के सवाल आपका पूछे जा सकते हैं, क्योंकि लिडार क्या है इस टाइम पर काफ़ी चर्चाओं में है। और जब ये आपका ज़मीन पर टकराती है तो वहाँ पर ज़मीन की तस्वीर आ जाती है, ठीक है ना। और जब आपका यानी पानी पर टकराती है तो वो पानी का आपका जो है पूरा का पूरा जो सर्वे है वो इसमें क्या हो जाता है, कैप्चर हो जाता है। तो इस तरीके से आपका इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम समय में आपका लैंड का जो सर्वे है वो किया जा सकता है, भूमि का जो सर्वे है वो किया जा सकता है। अब आपका यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारत में ये दूसरी बार प्रयोग हो रहा है दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल गलियारे के लैंड सर्वे में। इससे पहले दोस्तों जो भारत में पहली मेट्रो चलेगी वो चलेगी आपका कहाँ के बीच में, अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, ठीक है ना। कहाँ चलेगी? अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। अभी 2400 करोड़ रुपए आपका जारी कर रखे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने। मैंने कुछ दिन पहले आपको इसकी क्या दे दी थी, जानकारी दी थी। और ध्यान रखिएगा ये आपका भारत की पहली मेट्रो ट्रेन चलेगी अहमदाबाद से किसके बीच में, पुणे के बीच में। लार्सन एंड टूब्रो नामक जो कंपनी है आपका वो इसका निर्माण करेगी और जापान के सहयोग से इस मेट्रो रेल लाइन को क्या किया जाएगा, आपका निर्माण किया जाएगा यानी बिछाया जाएगा। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। और ये आपका दिल्ली वाराणसी जो हाई स्पीड ट्रेन है इसका जो लैंड सर्वे है भारत में दूसरी बार इस पर लिडार का प्रयोग किया जा रहा है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। पहली बार आपका कहाँ से कहाँ, अहमदाबाद से जो मुंबई के लिए आपका मेट्रो ट्रेन, और दूसरा आपका दिल्ली से वाराणसी के लिए जो हाई स्पीड मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी उसी पर आपका लिडार का प्रयोग किया गया है। इन दोनों पॉइंट को दोस्तों ध्यान रखिएगा। ये जो आपका मैप है वाराणसी से लेकर आपका दिल्ली तक इस तरीके से आपका ये डिफरेंट आपका शहरों से जो आपका भदोही होते हुए, फिर फतेहपुर होते हुए, फिर कानपुर होते हुए, फिर मैनपुरी होते हुए, अलीगढ़ होते हुए, गाजियाबाद होते हुए, फिर ये आपका जो है दिल्ली तक इस लाइन को क्या किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा। फिर यहाँ पर आपका बाद में हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएगी। तो दोस्तों इन सारे पॉइंट को अच्छे से क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इस तरीके से इसके द्वारा क्या किया जाता है, सर्वे किया जाता है वेव्स के थ्रू यानी लिडार के थ्रू, और आपका पता लगाया जाता है कि कहाँ पर आपका घर है, कहाँ पर आपका पानी है, कहाँ पर ज़मीन है, कहाँ पर पर्वत है। ये इसके वेव्स के माध्यम से ही क्या हो जाता है, पता लग जाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने अमेरिका का सर्जन जनरल नियुक्त करने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर है विवेक मूर्ति। अब ध्यान रखिएगा ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं जिन्हें आपका सर्जन जनरल नियुक्त किया गया। ये दोस्तों आपका स्वास्थ्य विभाग का सबसे बड़ा पद होता है। कहने का मतलब यूएसए का सबसे सर्वोच्च पद होता है जिस पर विवेक मूर्ति को नियुक्त किया गया। अब ध्यान रखिएगा इससे पहले जब आपका डोनाल्ड ट्रंप साहब थे तो उस समय भी ये आपका सर्जन जनरल थे। क्या थे? आपका अमेरिका के सर्जन जनरल थे। और अभी फिर से जो बाइडेन ने इन्हें अमेरिका का सर्जन जनरल नियुक्त करने की घोषणा की है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा क्योंकि आपका जब बराक ओबामा का 4 साल कार्यकाल पूरा हुआ तो उसके बाद इनको हटा दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, तो फिर से आपका जो बाइडेन आ गए यानी उन्हीं के पार्टी के आपका राष्ट्रपति बन गए। तो इनको फिर से आपका क्या नियुक्त किया गया है, अमेरिका का सर्जन जनरल नियुक्त किया गया है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और दोस्तों एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, अमेरिका जो राष्ट्रपति है यानी यूएसए का जो प्रेसिडेंट है उसका कार्यकाल होता है 4 वर्ष। और आपका ध्यान रखिएगा सिर्फ आपका 2 कार्यकाल के लिए ही कोई भी व्यक्ति अमेरिका में राष्ट्रपति क्या हो सकता है, निर्वाचित हो सकता है, यानी 8 साल के लिए, ठीक है ना। एक कार्यकाल 4 वर्ष का, ठीक है, और दूसरा कार्यकाल 4 वर्ष का, यानी 8 वर्ष तक आपका कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है, यानी
वहाँ का राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर अमेरिका की बात करें तो आपका जो है कमला हैरिस वहाँ की उपराष्ट्रपति हैं। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में ध्यान रखिएगा कि आपका जो बाइडन 20 जनवरी को क्या होंगे, वहाँ के आपका राष्ट्रपति निर्वाचित होंगे। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। हाल ही में अमेरिका द्वारा पारित रेसिप्रोकल एक्सेस टू तिब्बत एक्ट खबरों में था। यह किस देश के दमनकारी शासन को प्रतिबंधित करने के लिए पारित किया गया है? फिर से पढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका द्वारा रेसिप्रोकल एक्सेस टू तिब्बत एक्ट खबरों में था। यह किस देश के दमनकारी शासन को प्रतिबंधित करने के लिए पारित किया गया था? इसका राइट आंसर है आपका चीन। अब क्या है ये आपका रेसिप्रोकल एक्सेस टू तिब्बत एक्ट और क्यों आपका यूएसए ने इसको पारित किया गया है, समझते हैं आपका इसकी पूरी की पूरी कहानी को। अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो ये मैप देखिए आप, ये है आपका चाइना, ये आपका चाइना है, ये आपको यहाँ पर तिब्बत दिख रहा है, ठीक है ना। ये तिब्बत एक्चुअली में प्रेजेंट टाइम पर किसका भाग है? चाइना का ही भाग है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1950 से पहले ये एक आपका इंडिपेंडेंट पार्ट हुआ करता था, ठीक है ना। कहने का मतलब स्वायत्त हुआ करता था। ये सॉवरन आपका एक आपका स्टेट था। लेकिन होता क्या है, आपका माओ त्से तुंग, शायद आपने सुना होगा कि आपका जो है आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। माओ त्से तुंग आपका इस पर क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं 1950 में, ठीक है ना। जब ये इस पर कब्जा करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि उसके बाद चाइना का जो अधिकार है वो तिब्बत पर भी हो जाता है और भारत भी इसको स्वीकार कर लेता है। बहुत बार कहा जाता है कि ये भारत की क्या थी, बहुत बड़ी गलती थी, ठीक है ना। तो होता क्या है कि आपका जो 14वें दलाई लामा थे, ठीक है ना, वर्तमान के दलाई लामा, उनकी मैं तस्वीर दिखाता हूँ आपको। ये है आपका 14वें दलाई लामा। अब ध्यान रखिएगा, ये जो 14वें दलाई लामा है ये आपका तिब्बतियन के गुरु हैं। देखिए दोस्तों, आपका दलाई लामा वहाँ पर एक आपका तीर्थकर टाइप का होता है। जैसे आपका हम लोग किसमें पढ़ते हैं, जैन धर्म में पढ़ते हैं। जैन धर्म में टोटल आपका तीर्थकर कितने होते हैं? 24। तो इसी तरीके से आपका तिब्बतियन में इनको आपका दलाई लामा पद दिया जाता है, ये तीर्थकर होते हैं, ठीक है ना। तो ये 14वें तीर्थकर हैं आपका कौन? दलाई लामा, जिनकी तस्वीर आपको सामने दिख रही होगी। इनको आपका नोबेल प्राइज भी मिल चुका है शांति का। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। अब होता क्या है कि पहले यानी 1950 से पहले यहाँ पर आपका इन्हीं दलाई लामाओं का टोटल प्रशासन होता था। इनके अकॉर्डिंग ही आपका तिब्बत में पूरा का पूरा शासन चलाया जाता था। तो होता क्या है, जब आपका इस तिब्बत पर चाइना के द्वारा क्या कर लिया जाता है, कब्जा कर लिया जाता है, तो कब्जा करने के बाद आपका यहाँ पर फिर भी जो दलाई लामा होते हैं उनकी नियुक्ति होते रहती है। तो होता क्या है, जब 14वें दलाई लामा का क्या होता है, यानी कहने का मतलब निर्वाचन होता है, तो ये नियुक्त होने के बाद आपका स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं। कहते हैं कि भैया हम लोग अब तिब्बतवासी क्या है, स्वतंत्र हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भैया जो चाइना होता है यहाँ पर सैन्य कार्यवाही करता है और कुल मिला के वो यहाँ पर नरसंहार शुरू कर देता है, ठीक है ना। और ये जो 14वें दलाई लामा है जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इनको आपका जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दे देता है। ऐसे सिचुएशन में ये जो 14वें दलाई लामा थे ये आपका एग्जाइल होकर यानी निर्वासित होकर आपका भारत के कहाँ आ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में रिफ्यूजीज के रूप में। और इसी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में क्या करने लगते हैं, रहने लगते हैं। अब ध्यान रखिएगा होता क्या है, उसके बाद आपका ये लगातार 1959 से भारत में ही रह रहे होते हैं। 1959 में ये निर्वासित होते हैं यहाँ से, कहने का मतलब रिफ्यूजीज के रूप में भारत आते हैं। और उसके बाद से अभी तक ये इसी धर्मशाला में क्या करते हैं, निवास करते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब प्रेजेंट टाइम का इशू का है उसको हम लोग समझते हैं। ये व्यक्ति की तस्वीर आपको दिख रही होगी। ये जो व्यक्ति हैं इनका आपका नाम है रॉबर्ट ए डेस्ट्रो। क्या नाम है आपका? रॉबर्ट ए डेस्ट्रो।
ये जो आपका रॉबर्ट ए डेस्ट्रो साहब होते हैं, इनको अमेरिका की सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके लिए नियुक्त किया जाता है? आपका इस तिब्बत से संबंधित इश्यूज के लिए ही नियुक्त किया जाता है। स्पेशल पर्सन को इसे बोला जाता है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर तिब्बत। क्या बोला जाता है? स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर तिब्बत। अब होता क्या है, ये जो रॉबर्ट ए डेस्ट्रो होते हैं, इन्होंने अभी हाल ही में अपील की है। वो अपील क्या की है उसको समझने से पहले हम लोग आपका थोड़ा इतिहास की बातें समझ लेते हैं। होता क्या है, आपका जो तिब्बत होता है, तिब्बत में हाल ही में जो अमेरिका के आपका अधिकारी होते हैं, कौन होते हैं? अमेरिका के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको आपका जो चाइना की सेना होती है, ठीक है ना, कहने का मतलब जो रिपब्लिक चाइना की आर्मी होती है, वो आपका वहाँ घुसने नहीं देती है, उनको रोक लेती है। और कोई भी अधिकारी अगर जाता भी है अनुमति लेकर, तो उसकी बहुत गहन तरीके से यहाँ पर चाइना की आर्मी के द्वारा क्या की जाती है? जांच की जाती है। अब ध्यान रखिएगा, उसके बाद जब ये घटनाएं होती हैं, लगातार घटनाएं होती हैं, तो इसके एवज में आपका जो अमेरिका है, यूएसए है, वो आपका एक एक्ट बनाता है जिसका नाम है रेसिप्रोकल एक्सेस टू तिब्बत एक्ट। ठीक है ना। इस एक्ट के तहत आपका यूएसए ये करता है कि जिस भी सेना सैनिक ने, ठीक है ना, जिस भी व्यक्ति ने अमेरिका के जो अधिकारी हैं, कोई भी अधिकारी जो आपका कहाँ गया, तिब्बत गया, अगर उसको आपका तिब्बत में क्या किया गया, रोका गया, तो ऐसे आपका अधिकारी को, चाहे वो सेना के अधिकारी हों या आपका अन्य अधिकारी हों, ऐसे अधिकारियों को आपका यूएस में नहीं आने दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने तिब्बत में यूएसए के लोगों को क्या किया, रोका, कहाँ जाने से, तिब्बत जाने से, तो ऐसे लोगों को, ऐसे अधिकारियों को, ऐसे सेना के लोगों को अमेरिका में आपका प्रवेश नहीं दिया जाएगा, यानी अमेरिका में उन्हें नहीं आने दिया जाएगा। इस तरीके का आपका कानून बनाया जाता है, इसी को बोला जाता है रेसिप्रोकल एक्सेस टू तिब्बत एक्ट। आई होप आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब अभी आपका क्यों चर्चाओं में है, ये तो आपका 2008 में ही पारित हो गया था, लेकिन इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि आपका जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर तिब्बत थे यूएसए के, जिनकी तस्वीर आपको स्क्रीन में दिख रही होगी, इनके द्वारा आपका अभी एक अपील की गई है। वो अपील क्या की गई है कि आपका जिस तरीके से हमने आपका एक कानून बनाया, कौन सा कानून, रेसिप्रोकल एक्सेस टू तिब्बत एक्ट, जिसके तहत आपका यूएसए में उन व्यक्तियों को, उन अधिकारियों को नहीं आना दिया जाएगा चाइना के, जिन्होंने हमारे अधिकारियों या हमारे देश के लोगों को आपका वहाँ पर रोका है। तो आपका दोस्तों, इन्होंने आपका अपील की कि इसी प्रकार से जो दुनिया के देश हैं, वो भी अपने देश में इस तरीके का क्या करें, कानून पारित करें। तो दोस्तों, आई होप आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आई होगी। कुछ दिन पहले मैंने आपको जो आपका तिब्बत पीपल इन एग्जाइल है उसके बारे में आपका बताया था, जिसके तहत आपका TPI यानी तिब्बत पार्लियामेंट इन एग्जाइल का चुनाव होना है, जिसके तहत उनका अपना जो सिंजियांग है, जिसे आपका राष्ट्रपति बोला जाता है, वो आपका नियुक्त होगा। उनकी जो आपका मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, उसका चुनाव होगा। तो आपका दोस्तों, इसीलिए ये काफ़ी चर्चाओं में था और अभी आपका इस तरीके का रॉबर्ट ए डेस्ट्रो का बयान फिर से आपका चर्चाओं में है और इस वजह से आपका दोस्तों ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हाल ही में सार्क समूह का 36वां चार्टर दिवस मनाया गया। यह मनाया जाता है, ये मनाया जाता है तो 8 दिसंबर को। अब क्यों मनाया जाता है, क्या है सार्क, क्या है आपका इसकी इंपॉर्टेंस, समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, ये जो सार्क है, सार्क की स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है ना। कब होती है, 8 दिसंबर 1985 को। इसीलिए आपका इसकी स्थापना के उपलक्ष्य में आपका सार्क चार्टर दिवस मनाया जाता है। इस बार ये आपका 36वां
चार्टर दिवस था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसका जो मुख्यालय है सार्क का, वो मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू। कहाँ है आपका? काठमांडू, जहाँ पर आपका लोकतंत्र के स्थान पर राजतंत्र की मांग हो रही है बड़ी तेजी से, ठीक है ना। अगर बात करें आपका साउथ के फुल फॉर्म की, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसका आपका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका आपका फुल फॉर्म होता है। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसमें आपका सदस्यों की संख्या टोटल कितनी है? 8 है। अगर हम लोग यहाँ से शुरू करें तो नंबर 1 है आपका अफगानिस्तान, उसी के नीचे है आपका पाकिस्तान, उसी के नीचे है आपका इंडिया, इधर है आपका नेपाल, उसी के बगल पर है आपका भूटान, और उसी के नीचे है यहाँ म्यांमार, और यहाँ है आपका बांग्लादेश, ये है आपका श्रीलंका, और ये है आपका मालदीव। अब ध्यान रखिएगा, इसके आपका मेंबर्स की जो संख्या है वो टोटल कितनी है? 8, ठीक है ना। फिर से रिवीजन कर लेते हैं, कितने हैं आपका? 8, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और आपका बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव, ये 8 देश हैं। ये आपका दोस्तों तस्वीर में भी दिख रही होगी, ये अफगानिस्तान और ये आपका बांग्लादेश, ये सारी तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं। यानी जो ये 8 कंट्रीज़ हैं, ये आपका किसके सदस्य हैं? सार्क के सदस्य हैं। और ध्यान रखिएगा, शुरुआत में आपका ये जो अफगानिस्तान आपको दिख रहा है, ये सार्क का सदस्य नहीं था। होता क्या है कि जब आपका सार्क का 14वां अधिवेशन हो रहा होता है 2007 में, ये दिल्ली में ही आयोजित हुआ था, तो आपका सार्क के 14वें अधिवेशन में अफगानिस्तान को क्या किया जाता है? 2007 में सार्क में शामिल किया जाता है। उसके बाद सार्क के सदस्य देखो की संख्या कितनी हो जाती है? 8 हो जाती। अब सार्क को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? एक्चुअली में सार्क को स्थापित करने का उद्देश्य था जो दक्षिण एशियाई देश है, ठीक है ना, जो आपको मैप में दिख रहे हैं, ये सारे दक्षिण एशियाई देश जो ऑलमोस्ट सभी आपका भारत के पड़ोसी देश हैं, इन आपका पड़ोसी देशों में, सार्क के देशों में जो रीजनल आपका कॉपरेशन है, कहने का मतलब क्षेत्रीय सहयोग है, उसको क्या करना? बढ़ावा देना। लेकिन दोस्तों आपका जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई थी, वो उद्देश्य कंप्लीटली इसका पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि आपका इसमें जो भारत और पाकिस्तान के रिलेशन है वो बहुत लंबे समय से खराब है। भारत आपका जो पाकिस्तान का टेररिज्म है उसके खिलाफ लगातार बोलता रहता है, ठीक है ना, और पाकिस्तान आपका भारत के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय मंच होते हैं या रीजनल आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ पर जहर उगलता रहता है, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में इनके जो मतभेद हैं वो लगातार आपका क्या होते रहे? बढ़ते रहे। और जिस आपका जो है रीजनल कॉरपोरेशन से इसकी स्थापना हुई थी, रीजनल आपका कॉपरेशन करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी, वो आपका कंप्लीटली नहीं हो पाया, क्योंकि आपका दोस्तों इन देशों का ये मानना है कि भारत कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका प्रभुत्व रखता है, और वो आपका एक बिग ब्रदर की भूमिका में इन देशों पर क्या करना चाहता है? कहीं ना कहीं आपका राज चलाना चाहता है। ये बहुत से देशों का कहना है, चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे वो आपका श्रीलंका का हो। तो इस वजह से आपका ये जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन है, सार्क है, जिसे हम लोग दक्षेश के नाम से भी जानते हैं, वो आपका जिन उद्देश्यों के लिए स्थापित हुआ था उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाया। अगर इसके अधिवेशन की बात करें तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है, इसका जो पहला अधिवेशन होता है वो होता है 1985 में ढाका में। कहाँ होता है आपका? ढाका में। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और इसका जो 18वां अधिवेशन होता है, यानी अंतिम एक हिसाब से कहें, वो होता है 2014 में, वो होता है काठमांडू में। किधर होता है? काठमांडू, यानी नेपाल की जो राजधानी है। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, 2016 के बाद यानी 2014 के बाद ही आपका इसका कोई अधिवेशन नहीं हुआ है, क्योंकि जब 19वां अधिवेशन आपका इस्लामाबाद पाकिस्तान में प्रस्तावित थी, तो आपका इसको क्या कर दिया गया? भारत ने बाइकआउट किया और इसको स्थगित कर दिया गया, क्योंकि उसी समय दोस्तों आपका पाकिस्तान लगातार भारत पर जो आतंकवादी आपका हमले थे वो लगातार कर रहा था। इस वजह से भारत ने आपका इसका बाइकआउट किया। उसके
बाद अभी तक यानी जो दक्षिण है सार्क है उसकी अभी तक आपका कोई भी बैठक नहीं हुई है 2014 के बाद। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। 2006 में आपका सार्क ने एक संधि की थी जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और आपको इसके बारे में जरूर जानना चाहिए, जिसका नाम है आपका साप्टा। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। कहने का मतलब दक्षिण एशियाई मुक्त आपका व्यापार एग्रीमेंट यानी समझौता जिसे कहा जाता है। इसके तहत आपका ये एग्रीमेंट किया गया कि आपका जो ये सार्क देश है, ठीक है ना, 8 देश हैं, ये एक दूसरे देश में आपका फ्री ट्रेड यानी मुफ्त व्यापार कर पाएंगे। मुफ्त व्यापार का मतलब ये है जैसे हमने अभी हाल ही में आपका जो है आरसेप में देखा, ठीक है ना, वैसी तरीके से यहाँ पर भी आपका फ्री ट्रेड होगा एक देश से दूसरे देश को। कहने का मतलब ये है कि आपका अगर भारत श्रीलंका में कोई सामान बेचा गया तो वो क्या होगा, यानी आपका फ्री ट्रेड होगा। कहने का मतलब उस सामान पर कोई आपका टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। और भारत में भी अगर कोई अन्य देश सार्क का क्या करता है, कोई सामान बेचता है तो आपका वो शुल्क यहाँ पर कोई भी नहीं लेगा एक दूसरे के साथ, यानी फ्री ट्रेड होगा, मुफ्त व्यापार होगा, जिसमें आपका किसी के देश में भी अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो ऐसे में कोई अदर टैक्स टैरिफ वगैरह नहीं लगाया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपका पाकिस्तान ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया और पाकिस्तान ने इसको इग्नोर कर दिया। तो ध्यान रखिएगा जो साप्टा संधि है वो सार्क देशों के बीच हुआ था और ये हुआ था आपका 1 जनवरी 2006 को। तो ये दोस्तों सारी की सारी जानकारी थी किसके बारे में, आपका सार्क के बारे में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे फैक्ट ज़रूर ध्यान रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 3 रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में किस जैव विविधता हॉट स्पॉट पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है? इसका राइट आंसर है पश्चिमी घाट। कौन सा है दोस्तों? पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट पर काफ़ी ज़्यादा चिंता व्यक्त की गई है। और IUCN ने कहा है कि बढ़ते नगरीकरण और जनसंख्या के कारण ये आपका जो पश्चिमी घाट है उसका जो हॉट स्पॉट है वो बहुत ही क्रिटिकल इस सिचुएशन में आपका पहुंचने जा रहा है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों IUCN के बारे में जान लेते हैं। जो IUCN है, IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेटिव ऑफ नेचर। अब ध्यान रखिएगा ये जो IUCN है ये विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण संगठन है। इसका जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो है आपका बायोडाइवर्सिटी, जिसे हम लोग कहते हैं जैव विविधता। इस पॉइंट को दोस्तों अच्छे से ध्यान रखिएगा। और हॉट स्पॉट उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां पर सबसे ज़्यादा जीव में विविधता पाई जाती है, यानी आपका जो है असंख्य प्रकार के जीव जहां पर पाए जाते हैं, जीवों में जहां पर सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है उसी को बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। अब ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना होती है 1948 में, यानी जो IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, इसकी स्थापना होती है 1948 में। और ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय है आपका स्विट्जरलैंड, ग्लांड स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? आपका ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों रेड डाटा बुक यानी आपका जो है जो लाल किताब है, ठीक है ना, रेड डाटा बुक है, इसे IUCN के द्वारा संकटग्रस्त जीव जंतुओं के लिए आपका 1966 से जारी की जाती है। कब से? आपका 1966 से जारी की जाती है। ये पॉइंट दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अब हम समझते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। किसके बारे में? आपका पश्चिमी घाट के बारे में जानते हैं। ये है आपका इंडिया का मैप,
ठीक है ना। और ये जो एरिया आपका ग्रीन कलर में ड्रॉ कर रखा है इसी को बोला जाता है पूरा का पूरा पश्चिमी घाट, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा ये जो पश्चिमी घाट है ये भारत के 6 राज्यों में विस्तारित है। दोस्तों बहुत बार पूछा गया है कि कितने राज्यों में आपका वेस्टर्न घाट का क्या है विस्तार है, वो है 6 राज्यों में। सबसे पहले तो ये है आपका गुजरात, ठीक है ना। दूसरा इसी के नीचे आपका महाराष्ट्र, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। तीसरा आपका ये है गोवा, गोवा में भी आपका इसका विस्तार है। चौथा है आपका केरल, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद पांचवा है आपका कर्नाटक और छठा है आपका तमिलनाडु। यानी इन 6 राज्यों में आपका इस पश्चिमी घाट का क्या है विस्तार है। अब ध्यान रखिएगा यूनेस्को की जो प्राकृतिक धरोहर की सूची है, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब आपका जो है जो नेचुरल आपका हेरिटेज की लिस्ट है उसमें आपका पश्चिमी घाट क्या है शामिल है। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। और दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, इस पश्चिमी घाट को सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? आपका सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। इसे मैं दोबारा लिख देता हूँ, इसे आपका सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ये बहुत बार आपका एग्जाम में आया है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों इसी के आपका प्रिजर्वेशन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसे आपको ज़रूर आपका याद कर लेना चाहिए। वो समिति थी गाडगिल समिति। कौन सी समिति? आपका गाडगिल समिति। पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए इस समिति का गठन किया गया था। ये सारे पॉइंट दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ज़रूर नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग आपका नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये पूरा का पूरा पश्चिमी घाट का मैपिंग है जो आपको दिख रहा होगा। ये सारी की सारी एरिया मैं आपको बता चुका हूँ, राज्यों के नाम भी आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों इनको ज़रूर आपका ध्यान रखिएगा। ये देखो खूबसूरत पश्चिमी घाट का एरिया, इतना खूबसूरत एरिया है आपका पश्चिमी घाट का। ये है दोस्तों आपका नेक्स्ट पॉइंट। मई 2021 में विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा सिंगापुर। अब ध्यान रखिएगा ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आपका फोरम है इसकी पहली बार मेजबानी करेगा सिंगापुर। दोस्तों इससे पहले इसकी जो बैठक होती थी वो होती थी दाओस में। कहाँ होती थी? दाओस में। लेकिन कोविड-19 के कारण आपका सिंगापुर में आयोजित किया जा रहा है क्योंकि सिंगापुर ने बहुत बेहतरीन तरीके से आपका कोविड-19 के स्प्रेड में क्या पाई है? सफलता पाई। उसने रोक दिया है कोविड-19 के संक्रमण को। अब जानते हैं आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कहने का मतलब विश्व आर्थिक मंच के बारे में। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है ना, कहने का मतलब विश्व आर्थिक मंच है, इसकी स्थापना आपका 1971 में होती। कब होती है? 1971 में। नोट कर लीजिएगा, बहुत बार मैचिंग के लिए सवाल पूछे जाते हैं। इसके जो संस्थापक थे ये भी बहुत बार पूछा गया है, जिनका नाम था कार्ल श्वाब। क्या नाम था आपका? कार्ल श्वाब। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। इसका मुख्यालय है कोलोंजी स्विट्जरलैंड में। कहाँ है आपका? कोलोंजी स्विट्जरलैंड में इसका आपका मुख्यालय है। और ध्यान रखिएगा इसके संस्थापक कौन हैं? कार्ल श्वाब। 1971 में इसकी स्थापना होती है। इससे पहले इसकी सारी बैठकें दावोस में होती थी, लेकिन इस बार कोविड-19 के स्प्रेड के कारण सिंगापुर में पहली बार इसका क्या हो रहा है? आयोजन हो रहा है सिंगापुर में। तो दोस्तों इस पॉइंट को भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में पगड़ी सभाल जट्टा आंदोलन चर्चा में रहा। कौन सा आंदोलन? पगड़ी सभाल जट्टा आंदोलन चर्चा में रहा। यह आंदोलन कब हुआ था? ये आंदोलन हुआ था 1907 में। अब क्या था आपका? पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन। और अभी इसकी क्यों चर्चा हो रही है? सबसे पहले तो देखिए ये है आपका अजीत सिंह। इन्हीं के नेतृत्व में आपका जो पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन का
हुआ था, इसका आपका नेतृत्व इन्हीं आपका अजीत सिंह के द्वारा किया गया था। कौन थे अजीत सिंह, थोड़ी देर बाद समझेंगे। सबसे पहले अभी आपका इनकी चर्चा क्यों करी जा रही है उसको हम लोग समझते हैं। होता क्या है दोस्तों, अभी जो अमरिंदर सिंह हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं पंजाब के, वो आपका एक स्थान पर धरने पर बैठ गए। अब उस स्थान का नाम है आपका खटकड़ गांव। उस स्थान का क्या नाम है, इसको आप लिख लीजिएगा, खटकड़ कला उसका आपका नाम है। अब ये खटकड़ कला क्या है, एक्चुअली में दोस्तों यहीं पर आपका सरदार भगत सिंह, ठीक है ना, किसका, आपका भगत सिंह का क्या होता है, जन्म होता है, ठीक है ना। ये भगत सिंह का ही क्या था, पैतृक गांव था, और इनके चाचा का नाम था अजीत सिंह। क्या नाम था दोस्तों, अजीत सिंह, जिन्होंने आपका पगड़ी सवाल जट्टा आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। अब समझते हैं आपका क्या है पगड़ी सवाल जट्टा आंदोलन, और अभी इसकी तुलना आपका जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, एक्चुअली में हुआ क्या, अभी सरकार ने आपका 3 बिल बनाए, ठीक है ना, केंद्र सरकार जो है उसने आपका 3 बिल बनाए, इसी वजह से ये आपका पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन चर्चा में आया है, ठीक है ना। जब केंद्र सरकार ने 3 बिल लेकर आई, 3 बिल को पारित भी कर दिया कृषि संबंधित, तो इसके कारण आपका जो है, जो किसान थे वो सड़कों पर आ गए। किसान का ये कहना है कि इससे जो औद्योगिक घराने हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े आपका जो बिजनेसमैन है उनको बहुत ज़्यादा लाभ हो जाएगा, और हमारी जो ज़मीन है, बची खुची ज़मीन है, वो आपका बिजनेसमैनों के हाथ में चली जाएगी। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि आपका इससे जो मंडियां हैं, जहां पर किसान आपका पहले क्या करते थे, अपना गेहूं वगैरह बेचते थे, वो मंडियां क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तीसरा आपका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो न्यूनतम मूल्य है, वो आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जिससे आपका कालाबाजारी बढ़ेगी, ठीक है ना। जब काला बाजारी बढ़ेगी तो ऐसे सिचुएशन में जो किसान की हालत पहले से खराब थी वो आपका और क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो भैया अमरिंदर सिंह बैठ गए कहाँ पर, आपका जहाँ भगत सिंह का जन्म हुआ था, खटकड़ कला गांव में, ठीक है ना। तो उन्होंने आपका इसकी जो तुलना है वो आपका किससे कर दी, जिस समय ब्रिटिश शासन ने आपका 3 कानून क्या किए थे, लागू किए थे, जिनका नाम है आपका पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन बिल, दूसरा है आपका दोआब बारी एक्ट, और तीसरा है आपका पंजाब लैंड एलिनेशन बिल। इन 3 बिल से आपका इसकी तुलना कर दी। उसके बाद पूरे भारत में किसानों के द्वारा जो अंग्रेज हुकूमत के टाइम पर, ठीक है ना, कब आपका 18वीं सदी के अंत समय और 19वीं सदी के शुरू में ये जो बिल बनाएंगे, 3 बिल बनाएंगे, आपका इनसे क्या कर दी, तुलना कर दी, यानी अंग्रेजों से वर्तमान की जो सरकार है उसकी तुलना कर दी। तो ऐसे में आपका दोस्तों ये जो आंदोलन था वो फिर से आपका चर्चाओं में है। और क्या था ये आंदोलन, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, इसके चर्चा का आने का कारण तो हम समझ गए, अब इसका इतिहास क्या है उसको हम लोग समझते हैं। ये है दोस्तों आपका अजीत सिंह, ठीक है ना, आपको सामने तस्वीर दिख रही होगी। ये आपका अजीत सिंह भगत सिंह के क्या थे, चाचा थे, ठीक है ना। ये जो अजीत सिंह थे वो भगत सिंह के क्या थे, चाचा थे। होता क्या है 1879 में, कब आपका 1879 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो आपका जो है नहर का निर्माण करती है चिनाब नदी से आपका लायलपुर तक। कहाँ तक, आपका चिनाब नदी से आपका लायलपुर तक आपका क्या करती है, नहरों का निर्माण करती है, ठीक है ना। जब नहरों का निर्माण करती है तो आपका इसका नाम रखती है अपल बारी दोआब। क्या करती है, इसका नाम रखती है अपल बारी दोआब। क्या नाम रखती है, अपल बारी दोआब नाम रखती है। अब आपका जिस क्षेत्रों से नहर निकल रही थी, ये दोस्तों एक्चुअली में पहले आपका, यानी कहने का मतलब 1879 के समय होता क्या, ये पूरी की पूरी बंजर भूमि होती है। तो जब जिस क्षेत्र में आपका नहर निकल रही थी तो होता क्या है कि अंग्रेज उस समय जो किसान होते हैं या एक्स आर्मीज के जो मैन होते हैं या जो भारतीय लोग होते हैं उनको आपका ये क्या करते हैं, लालच देते हैं। लालच ये देते हैं कि आप लोग एक काम करिए कि वहाँ बस जाइए, यानी
कहने का मतलब जहां अपल बारी आपका क्या बनाया जा रहा है, दोआब नहर बनाया जा रहा है चिनाबदजी से लायलपुर वर्तमान पाकिस्तान तक, वहां पर आप चले जाइए और आपका यदि आप वहां पर चले जाते हैं तो बाद में आपका इन फ्यूचर में इसका जो मालिकाना हक है उस ज़मीन का आपको ही दे दिया जाएगा। तो होता क्या है कि उस समय के जो अमृतसर, जालंधर और पंजाब के आसपास के क्षेत्र जो होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं वो इस क्षेत्र में आपका खेती करने के लिए चले जाते हैं। जब आपका खेती करने के लिए जाते हैं तो उस बंजर भूमि को वो आपका क्या करते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपका वहाँ पर जुताई करते हैं, मेहनत करते हैं और उसको आपका खेती लायक बनाते हैं। तो होता क्या है कि कुछ दिन बाद वहाँ पर काफ़ी अच्छी फसल होनी शुरू हो जाती है, तो किसानों को धीरे धीरे फायदा पहुँच रहा होता है। तो होता क्या है कि जब इन्होंने उस भूमि को उपजाऊ बनाया, वहाँ पर परमानेंटली रहने लग गए, तो ऐसे सिचुएशन में आपका अंग्रेज़ों ने इनके साथ बहुत बड़ा खेल खेला। वो खेल क्या खेला कि अंग्रेज़ों ने आपका 3 बिल पारित कर दिए। कौन कौन से? आपका पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन बिल, दोआब बारी एक्ट और पंजाब लैंड अलाइनेशन बिल। अब इसका मकसद क्या था? इन 3 बिल का मकसद था कि किसी भी तरीके से आपका ये जो अब उपजाऊ जमीन बना दी गई है, यहां से इनको क्या करना, बेदखल करना। तो होता क्या है कि आपका जब ये बिल पारित हुआ तो ऐसे में आपका ये जो ज़मीन थी वो पूरी की पूरी क्या हो जाती, ब्रिटिश हुकूमत की हो जाती। यानी कहने का मतलब ये जो पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन बिल है, दोआब बारी एक्ट है और पंजाब लैंड अलाइनेशन बिल है, इसके तहत आपका पूरी की पूरी ज़मीन आपका किसकी हो जाती, अंग्रेजी हुकूमत की हो जाती। दूसरी बात आपका इन्होंने इस तरीके से इस कानून में लिख दिया, इन कानूनों में, कि भैया अब इस क्षेत्र में ये लोग न पेड़ काट सकते हैं और ना ही आपका घर बना सकते हैं। इस तरीके का प्रावधान कर दिया गया। शुरुआत में तो कहा कि आप लोग जाइए, आपको मालिकाना हक दिया जाएगा। अब भैया मेहनत की, मजदूरी की और इसको किसी भी तरीके से आपका जो है बोने लायक बनाया, तो अब अंग्रेज कह रही है कि भैया यहाँ पर आप क्या नहीं कर सकते, घर भी नहीं बना सकते। और दूसरी चीज़ इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो तीसरी चीज़ की इन्होंने ये कहा कि अगर आपका किसी व्यक्ति को मालिकाना हक भी प्राप्त है, पहले तो इन्होंने कहा कि जिसका मालिकाना हक नहीं है वो आपका क्या क्या करो, ज़मीन छोड़ दो। लेकिन आपका तीसरा पॉइंट इसमें ये जोड़ दिया कि यदि किसी ने किसी भी सिचुएशन में आपका मालिकाना हक प्राप्त कर भी लिया है, तो अगर आपका उस व्यक्ति का सबसे बड़ा बेटा मर जाता है तो उसके बाद आपका जो पूरी की पूरी जमीन होगी वो आपका अंग्रेजों के अधिकार में हो जाएगी। तो ऐसे में होता क्या है कि जो अजीत सिंह होते हैं, यानी कहने का मतलब भगत सिंह के आपका चाचा, ये सामने आपको तस्वीर दिख रही होगी, ये आपका बिगुल फूंक देते हैं आंदोलन का। ठीक है ना, आंदोलन का जब बिगुल फूंकते हैं तो होता क्या है दोस्तों, आपका अंग्रेजों को यानी इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप पीछे हटना पड़ता है और आपका इन कानूनों को खारिज करना पड़ता है, जिससे आपका वहाँ की जो ज़मीन होती है वो किसानों की हो जाती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद अजीत सिंह को देश से एग्जाइल कर दिया जाता है, यानी निर्वासित कर दिया जाता है। ठीक है ना, फिर ये आपका विभिन्न जर्मनी में, कभी आपका फ्रांस में लगभग 40 साल के लिए इन्हें निर्वासित कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो जब 40 साल तक आपका निर्वासित कर दिया जाता है तो होता क्या है कि आपका बाद में ये भारत आते हैं, भारत में इनका ज़बरदस्त स्वागत होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा 15 अगस्त 1947 को इन्हें जिस दिन हम आज़ाद हुए उसी दिन आपका इनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। दोस्तों ये सामने आपको दिख रहा होगा, उनके बारे में सारी बातें लिखी हुई हैं। 23 फरवरी 1881 को आपका जो है इनका खटकला, जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे थे, जहाँ पर अमरिंदर सिंह धरने में बैठे हैं, यहाँ पर आपका इनका जन्म हुआ था नवांशहर पंजाब में। ठीक है ना, अर्जुन सिंह के घर में इनके आपका पिता का नाम था, जय कौर इनकी आपका माता होती हैं और आपका इनका छोटा भाई सरदार किशन सिंह होता है और छोटा भाई और शहीदों के सरदार भगत सिंह के क्या होते हैं, चाचा होते हैं। ठीक है ना, तो पंजाब के जो गरीब किसानों को जो है पगड़िल सभा जाटा का नारा देकर पूरे देश को जो जागृत करने का काम किया वो इसी व्यक्ति ने किया। और एक्चुअली में होता क्या है कि ये इसलिए फेमस होता है क्योंकि जब आपका
लायलपुर में ये इसका विरोध कर रहे होते हैं, तो उस समय यही जो व्यक्ति होते हैं ये आपका इसी गाने के रूप में गाते हैं, ठीक है ना। अगर आपका जो है ये गाना गाते हैं, और जब गाना गाते हैं तो उसके बाद आपका इसी से आपका इस आंदोलन का नाम पगड़ी संभाल जट्टा हो जाता है, ठीक है ना। यानी ये पगड़ी संभाल जट्टा उस समय एक गाना गाते हैं और वहीं से दोस्तों इसका नाम आपका पगड़ी संभाल आपका जट्टा हो जाता है। और ध्यान रखिएगा, अभी आपका इन 3 कानूनों की तुलना और साथ में जो सरकार का रवैया है उसकी तुलना आपका किससे की जा रही है, अंग्रेज़ों का जो कानून था, जो 3 कानून अंग्रेज़ों के द्वारा उस टाइम पर निकाले गए थे, इन 3 कानून की तुलना आपका वर्तमान के 3 कृषि आपका विधेयकों से की जा रही है। अभी आपका लगातार किसान और सरकार के बीच में वार्ता हो रही है, लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रही और किसान भी डटे हुए हैं। अब क्या होता है, इसके अलग अंतर्राष्ट्रीय पक्ष भी हैं और राष्ट्रीय पक्ष भी हैं, और आपका जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हैं, और कुछ आपका जो है दोस्तों बहुत सी सारी प्रॉब्लमें हैं। इसको लेकर कभी आपका जो है दोस्तों डिस्कशन करेंगे, अगर कुछ इस तरीके का टॉपिक आता है तो। आपका दोस्तों ये था आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ का एनालिसिस, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार करंट अफेयर्स न्यूज़ के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।